नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल संकल्प सफलता पर। मैं वंदना पांडे आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ इकाई 2 नेट पाठ्यक्रम की इकाई 2 से हिंदी साहित्य का इतिहास से प्रश्न। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, और ये हैंड रिटन नोट्स हैं और इनमें मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं रखे हैं, सिर्फ पॉइंट वाइज क्वेश्चन रखे हैं। तो आप जो है इसको क्वेश्चन भी समझ सकते हैं या इम्पॉर्टेंट पॉइंट वाइज वन लाइनर नोट्स भी समझ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स सर्कल में, ग्रुप में और बाकी जानने वालों मित्रों में साझा ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को, जिससे कि व्यूज़ ज़्यादा आ सके और मैं प्रोत्साहित हो सकूं उनके लाइक आने से अगली वीडियो बनाने के लिए। जैसे कि पिछली वीडियो में आपने देखा कि इतने दिनों से मैं मेहनत कर रही हूँ लेकिन वीडियोस पे जो है व्यूज़ बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, तो मन नहीं लगता है। मैं सही बता रही हूँ आपको कि मन बिल्कुल नहीं लगता है कि अगर मैं इतनी मेहनत करके अगर वीडियो आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ, आप तक पहुँचा रही हूँ, और जो जितने भी सब्सक्राइबर हैं उसका जो है मतलब 10% भी लोग अगर ना देखें वीडियो को, तो एक हतोत्साहित होने का भाव मन में आता है और ऐसा लगता है कि मेरे वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छे ज्ञानी हैं, विद्यार्थी हैं और कहीं ना कहीं से ज्ञान अर्जित कर लेते हैं, तो मेरे वीडियो से ही तो नहीं पढ़ेंगे, ये भी मन में ख्याल आने लगते हैं। फिर कहीं ना कहीं से प्रेरणा मिलती है कि नहीं, मुझे वीडियो बनानी चाहिए। कुछ लोग मुझे प्रेरित करते हैं जिनके कमेंट लगातार आते रहते हैं, उन सब की मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। तो आज जो है उन्हीं सब फ्रेंड्स के लिए जो कि मेरे वीडियोस को लगातार देखते हैं, प्रोत्साहन बढ़ाते हैं मेरा और साथ में जो है मुझे प्रेरित करते हैं और नई नई वीडियो देने के लिए, तो उन सबका आभार व्यक्त करते हुए मैं आज की वीडियो शुरू करती हूँ। हिंदी साहित्य का इतिहास से प्रश्न है, जो कि मैंने पहले बताया कि हैंड रिटन नोट्स हैं और ये जो है मैंने अपने लिए पर्सनल बनाए थे जब टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला था। 2016 की वैकेंसी जब आई थी तब मैंने ये नोट्स बनाए थे, तो उसी से कुछ अंश मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं, आदिकाल को आधार काल कहा, किसने कहा? मोहन अवस्थी ने। आदिकाल को आधार काल किसने कहा? मोहन अवस्थी ने। साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास है, जिसका सीधा संबंध आर्थिक और चिंतनात्मक परिवर्तन से है। ये किसने कहा है? तो ये कहा है नगेंद्र ने, डॉक्टर नगेंद्र ने। अगला प्रश्न है, प्रश्न नहीं कह सकते इसको, वन लाइनर है, इसलिए आप प्रश्न में भी समझ सकते हैं या इंपॉर्टेंट नोट्स के माध्यम से भी इसको समझ सकते हैं। तो अगला पॉइंट है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन किसका है? बहुत पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, आप इन पर ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन वही हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं या पूछे जाने की बहुत प्रबल संभावना होती है, उन्हीं क्वेश्चंस को मैं लेकर के आती हूँ। आप जो भी मेरे पुराने व्यूवर्स हैं वो जानते होंगे कि मेरे क्वेश्चंस जो होते हैं वो रिलेटेड होते हैं एग्ज़ाम से, ना कि फालतू, ना कि इधर उधर से कहीं से भी कुछ भी उठा के पूछ दिया, ऐसा नहीं होता है। तो आप लोग बहुत ही ध्यान से सुने और देखें, चाहे तो नोट भी कर लें। और अगर आपको इनकी पीडीएफ पानी है तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पर समय समय पर मैं जो भी मेरे पास हैंड रिटन होती है पीडीएफ, या कहीं से किसी भी माध्यम से, किसी भी संस्थान के माध्यम से जो भी मुझे प्राप्त होती हैं, मैं वहाँ पर शेयर करती रहती हूँ। साथ ही आपको मेरे वीडियोज़ के लिंक वहाँ से ज़रूर मिलते रहेंगे। अगर आपने कोई पुरानी वीडियो मिस कर दी तो टेलीग्राम चैनल से पा सकते हैं। तो इस तरह से मैं चाहूँगी कि आप लोग अगर जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम लिंक से, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। और हिंदी साहित्य के इतिहास पर मैंने इसके पहले भी कई वीडियोज़ बना रखी, जो कि जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से भी देख सकते हैं उन वीडियो को, जिसमें कि कुछ वीडियोज़ लाइव भी हैं और लाइव चैट के माध्यम से आपके क्वेश्चंस के आंसर भी दिए गए हैं। तो इसका हमें आंसर लेते हैं। हिंदी साहित्य का जो इतिहास दर्शन है वो किसका है? वो है नलिन बिलोचन शर्मा जी का। अगला है, शुक्ल जी के काल विभाजन का आधार क्या है? तो इनके जो काल विभाजन का आधार रहा है वो है प्रवृत्ति की प्रधानता। जैसे वीरगाथा काल इन्होंने रखा, तो वीरगाथा काल में वीरता की जो प्रवृत्ति थी उसकी प्रधानता को देखते हुए इन्होंने काल विभाजन किया उसमें वीरगाथा काल कहा, जिसको कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल कहा है। अगला पॉइंट है, गोरखपंथी संप्रदाय वैरागी पंथ के प्रवर्तक कौन है? तो ये हैं भरथरीनाथ। ये प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे, लेकिन इनका सही आंसर मिले ये गारंटी नहीं है। और यहाँ पर मैं कहीं ना कहीं से खोज कर किसी न किसी ग्रुप के माध्यम से या प्रामाणिक बुक्स के माध्यम से ही नोट करती हूँ। तो उन क्वेश्चन में अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो यहाँ पर वैरागी पंथ के प्रवर्तक या गोरखपंथी संप्रदाय के प्रवर्तक जो हैं वो भरथरीनाथ हैं। हिंदी भाषा का अद्यतन इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र। आदिकाल में हिंसा मूलक राजपूत राजाओं पर किस धर्म का प्रभाव था? तो ये थे शैव धर्म का प्रभाव।
आदिकालीन सामाजिक क्षेत्र में प्रमुख धर्म, सामाजिक क्षेत्र में प्रमुख धर्म कौन सा था? वो था मिताक्षर। विद्यापति के पदों की तुलना लोमन के गीतों से करने वाले समीक्षक कौन है? वो हैं ग्रियर्सन। अमीर खुसरो के अनुकरण पर किस आधुनिक कवि ने मुकरियाँ लिखी? क्योंकि आप जानते हैं अमीर खुसरो मुकरियों के लिए प्रसिद्ध हैं, तो इनके अनुकरण पर आधुनिक कवि ने मुकरियाँ लिखी, वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। जय मयंक जस चंद्रिका के रचनाकार मधुकर कवि, जय मयंक जस चंद्रिका के रचनाकार मधुकर कवि। जयचंद्र प्रकाश, दोनों मिलती जुलती रचनाएं लगती हैं आपको, इनमें बहुत कन्फ्यूजन होती है, इसलिए दोनों को साथ में लिख रखा है। जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार। विद्यापति को मैथिल कोकिल की उपमा का श्रेय किस कृति को है? विद्यापति की मतलब उपमा का श्रेय किस कृति के द्वारा है? तो ये है पदावली। तोता ये हिंद किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है अमीर खुसरो को। भरतेश्वर बाहुबली घोर रास किसकी है? वज्रसेन सूरी। इसको मैंने पढ़ा था पहले, लेकिन मुझे याद नहीं रहा। जब भी अभी जल्दी किसी ने ग्रुप में ये क्वेश्चन पूछा तो मुझे लगा मैंने इसको कभी पढ़ा ही नहीं, जबकि आप देख सकते हैं ये नोट्स जो है 2016 एग्जाम के लिए मैंने बनाए थे, उसमें ये लिखा हुआ है। तो ये होती है अभ्यास की कमी। जब हम किसी चीज़ को बार बार पढ़ते हैं तो हमें याद रहती है, और जब हम उसको पढ़ना छोड़ देते हैं, कुछ दिनों बाद उठाते हैं, तो ऐसा लगता है हम जैसे कुछ नया पढ़ रहे हों। तो ये क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि ये क्वेश्चन एक भरतेश्वर बाहुबली रास रचना है और एक भरतेश्वर बाहुबली घोर जो है रचना है, घोर रास रचना है। तो ये किसकी रचना है? वज्रसेन सूरी की। ये मुझे पता था, लेकिन इसको मैंने काफ़ी लंबे समय के बाद देखा तो मुझे लगा मैंने कभी इसको पढ़ा ही नहीं है। पिछली वीडियो मैंने ये बात शेयर भी की थी। पृथ्वीराज रासो के विषय में कौन सी धारणा सही है? पृथ्वीराज रासो के विषय में कौन सी धारणा सही? यहाँ पर कटा हुआ है, आप इसको मैं लिख के बताती हूँ। ये कहा जाता है अर्ध प्रामाणिक। ये धारणा ज़्यादा सही मानी जाती है, अर्ध प्रामाणिक। अगला है बीसल देव रासो में प्रधान रस कौन सा है? बीसल देव रासो में तो ये है श्रृंगार रस। नाथ संप्रदाय में क्या नहीं है? तो गृहस्थों का आदर नहीं है नाथ संप्रदाय में। मैथिली हिंदी में रचित रचना कौन सी है? तो वर्ण रत्नाकर। मैथिली हिंदी में रचित रचना वर्ण रत्नाकर। पृथ्वीराज रासो को सबसे विवादित पक्ष क्या है? पृथ्वीराज रासो का सबसे विवादित पक्ष क्या है? वो है ऐतिहासिकता। चरित काव्य कहते हैं जैन काव्य को। तो किस छंद में अधिक लिखे गए? तो ये लिखे गए दोहा चौपाई में अधिक लिखे गए हैं। अपभ्रंश के भाषिक एवं व्याकरणिक रूप का विवेचन किसने किया? ये किया है हेमचंद्र ने। अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम रूप प्रयोग किस साहित्य में हुआ है? तो ये हुआ है जैन साहित्य में। अमीर खुसरो का जन्म स्थान क्या है? तो ये है एटा। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास पुस्तक के लेखक कौन हैं? ये हैं उदयनाथ तिवारी। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के काल विभाजन में हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना गया है? तो ये माना गया है 750 विक्रमी से। बीसल देव रासो में छंदों की संख्या कितनी है? 125 छंद हैं बीसल देव रासो में। बिहार के नालंदा एवं तक्षशिला विद्यापीठ इनके मुख्य अड्डे थे तथा बाद में यह भोट देश को चले गए थे। कौन चले गए थे? तो सिद्ध जो है वो चले गए थे। विजयपाल रासो जो नल सिंह की रचना है, नल सिंह भाट की रचना है, इसकी भाषा क्या है? तो भाषा है राजस्थानी। हिंदी कवियों का प्रथम वृत्त संग्रहकार कौन था? प्रथम वृत्त संग्रहकार कौन था? ये थे शिव सिंह सेंगर जी। मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में वर्णित कवियों की संख्या कितनी बताई गई है? तो ये संख्या है 750। मिश्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है? तो ये विभाजित किया गया है 5 कालों में। मिश्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 भागों में विभाजित किया गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है शिव सिंह सरोज को प्रस्थान बिंदु। आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा? ये कहा मिश्र बंधुओं ने। अवधूत मत किसका है? तो ये है नाथ संप्रदाय का। पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? ये माना शिव सिंह सेंगर ने।
शुक्ल जी ने आदिकाल के तृतीय प्रकरण में किसका विवेचन किया? ये किया वीर गाथा काल का। शुक्ल जी ने आदिकाल के तृतीय प्रकरण में किसका विवेचन किया है? तो ये किया है वीर गाथा काव्य का। आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि कौन है? अंतिम चरण के तो ये हैं खुसरो। आदिकालीन वैदिक ग्रंथ है जगत सुंदरी प्रयोगमाला। वैदिक ग्रंथ कौन सा है आदिकालीन? तो ये है जगत सुंदरी प्रयोगमाला। डिंगल का सबसे प्राचीन प्रयोग कहाँ मिलता है? तो राजा बांकीदास कृत कुकवि बत्तीसी में मिलता है। ये रचना है इनकी कुकवि बत्तीसी, जो कि राजा बांकीदास कृत है। डिंगल का सबसे प्राचीन प्रयोग इनकी रचना में मिलता है। किस रासो ग्रंथ का एक पद्य प्राकृत पैंगलम में मिलता है? ये मिलता है हमीर रासो में। चौपाई के साथ दोहा रखने की पद्धति क्या कहलाती है? कड़वक। एक बार एग्जाम में ये पूछा गया था प्रश्न कि कड़वक किसे कहते हैं, और साथ में नीचे ऑप्शन दिए गए थे जिसमें कि ऑप्शन ये था चौपाई के साथ दोहा रखने की पद्धति। तो ये सही ऑप्शन माना गया था आयोग की तरफ से। तो यहाँ पर आंसर सही होगा कड़वक। अमीर खुसरो कृत नूह सीपर का विषय क्या है? नूह सीपर ये एक भाषा विज्ञान है। प्रथम बावनी काव्य किसने लिखा? कौन सा काव्य है? मातृका, प्रथमाक्षरा, दोहरा। बावनी काव्य यानी कि किसी भी टॉपिक से रिलेटेड 52 छंदों में ये रचना की जाती है, इसको हम बावनी काव्य कहते हैं। तो जो प्रथम बावनी काव्य है उसका नाम क्या है? मातृका, प्रथमाक्षरा, दोहरा। ये बावनी काव्य का नाम है। कन्नौज के राजा जयचंद की वीर गाथा का गान किया गया है भट्ट केदार कृत जयचंद प्रकाश में। जयचंद प्रकाश के रचनाकार भट्ट केदार हैं और इन्होंने कन्नौज के राजा जयचंद की वीर गाथा का गान किया है। आदिकाल की किस रचना में पद्य के साथ साथ प्राचीन गद्य के उदाहरण भी मिलते हैं? तो ये रचना है राउल वेल। किस रचना में पद्य के साथ साथ प्राचीन गद्य के उदाहरण मिलते हैं? तो ये रचना है राउल वेल। गणपत चंद्रगुप्त ने आदिकाल की समय सीमा कितनी मानी है? ये समय सीमा इन्होंने मानी है 1184। आदिकाल की समय सीमा मानी है 1184। इसी के साथ इस वीडियो में मैं इतना ही लेकर के आई हूँ। ऐसे संबंधित क्वेश्चंस, ऐसे ही वन लाइनर क्वेश्चंस और या महत्वपूर्ण नोट्स अगर आपको अच्छे लगे हों बताइएगा, तो मैं अगले वीडियो में फिर ऐसे ही लेकर आऊँगी। फिलहाल तो मैंने एक सीरीज़ शुरू की थी इकाई 1 से लेकर इकाई 10 तक के सारे क्वेश्चन कवर करने की, महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, तो वो मैं जारी रखूँगी। बीच में मैंने ये भी डाला जो कि इकाई 2 से संबंधित भी है साथ, लेकिन बस ये ऑप्शनल नहीं था, ऑप्शनल क्वेश्चन इसमें नहीं थे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो मैं आपको देने वाली हूं जयशंकर प्रसाद पर, जो कि वो भी मेरे पास पुराने नोट्स की कॉपी मैंने उठाई तो दिखा मुझे, और मैं आप लोगों तक ज़रूर उसको शेयर करना चाहती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा। ऐसे ही अगले वीडियो के साथ भी आप लोग बने रहें, मेरे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहें। आपका सपोर्ट ही मुझे आगे बढ़ाता है, वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। अगर आपका सपोर्ट ही नहीं मिलेगा तो मैं आगे नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि आप जानते ही हैं काम जो यूट्यूब पे जो भी लोग जुड़े हैं, जो भी लोग काम कर रहे हैं, उन्हें कुछ भी मिलता नहीं है। अगर किसी के दिमाग में ये आता है कि आपकी अर्निंग होती है, आप इसलिए ऐसा करते हो, तो मैं सही बता दूं कि हाँ अर्निंग होती है, लेकिन उन चैनल वालों की होती है जिनकी अर्निंग, जिनके वीडियोज़ पे मिलियंस में व्यूज आते हैं। यहाँ पर एक एक वीडियो में, हमारे चैनल पे एक एक वीडियो का 100-200 बस हद है, 3-4 हज़ार तक व्यूज भले चला गया हो, और बाकी इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप आंकड़े निकालें तो 6 से 7 हज़ार व्यूज पे $1 कंप्लीट होता है। तो कहाँ 6-7 हज़ार, अगर मैं 50 वीडियो डालूंगी तो शायद 6-7 हज़ार व्यूज हो जाएं मेरे जो अभी चल रहा है इस तरह से। तो मुझे कोई अर्निंग नहीं होती है। अगर आप लोगों के दिमाग में ऐसा है तो इसको बिल्कुल निकाल दीजिए प्लीज़, और आप बस सपोर्ट करें। अगर आपको पढ़ना है, आप पढ़ना चाहते हैं तो, क्योंकि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, अपने नोट शेयर करना अच्छा लगता है, और काफ़ी लोग मुझे मतलब मेरा रिस्पेक्टफुल जो कमेंट करते हैं वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी एक पहचान हो, मेरा नाम हो, लोग मेरी रिस्पेक्ट करें, और ये ऐसे नहीं करें, मैं उसके लिए कुछ करूँ, कर्म करूँ। तो मैं कर्म कर रही हूँ बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव से। फ्री में आपको नोट्स प्रोवाइड करवा रही हूँ, साथ ही में फ्री में आपको इस तरह के जो है क्वेश्चन आंसर जो मैं लेके आती रहती हूँ हर टॉपिक पर, वो मैं करवाती रहती हूँ। ये मेरा शौक़ है, और ना कि किसी कमाई के जरिए, मतलब किसी कमाई के लिए, किसी अर्न करने के लिए ऐसा नहीं करती हूँ मैं। तो आप सभी का सपोर्ट ही मुझे बेहतर बनाएगा, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद,
अलविदा।